प्यारे विद्यार्थियों, IIT यूनिट प्लस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आज की क्लास से पहले आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस विजयदशमी पर हम आप सभी के लिए यह कामना करते हैं कि आप लोग अपने लक्ष्य की ओर इतना आगे बढ़ें कि आप अपने लक्ष्य में भी विजय हासिल करें। इसी कामना के साथ आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना क्या है, क्लास 12th की हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसका एक नया चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक सबस्टेंसेस, चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। बिना कोई देरी किए हम लोग सीधा चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले आपको एक हेडिंग मिलेगी कि जो धारावाही प्रणालिका होती है ये दंड चुंबक या क्षण चुंबक के कैसे समान होती है। तो प्रीवियस चैप्टर में यानी इससे पहले वाले चैप्टर में इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड हेडिंग से शुरुआत करेंगे। सेकेंड हेडिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो चैप्टर की सेकेंड हेडिंग है वो हमारी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ये क्या होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा, इसी को चुंबकीय बल रेखा भी कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब किसी क्षण चुंबक के यानी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय सुई लेकर के हम आते हैं, तो जैसे जैसे चुंबकीय सुई का स्थान परिवर्तित करते हैं वैसे वैसे उसके घूमने की दिशा भी क्या होती है, बदलती जाती है। अब बदलते बदलते यदि हम उसके उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक पहुंच जाते हैं तो एक हमें वक्रपथ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, वक्रपथ प्राप्त होता है, जो उस चुंबकीय सुई या कंपास सुई के घूमने की दिशा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यही वक्रपथ क्या कहलाता है, चुंबकीय बल रेखा कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाता है। या अगर आप परिभाषा ही लिखना चाहते हैं तो परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर वह काल्पनिक रेखाएं, वह काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, अविरत प्रदर्शन करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाती हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारी चुंबकीय सुई जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में, जब जैसे मान लीजिए ये कोई बार मैग्नेट है, ये कोई क्या है, बार मैग्नेट है। अब बार मैग्नेट पर अगर हम कंपास सुई यहाँ रखेंगे तो इसके घूमने की दिशा कुछ दूसरी होगी, यहाँ रखेंगे तो घूमने की दिशा कुछ दूसरी होगी, यहाँ रखेंगे घूमने की दिशा कुछ दूसरी होगी। तो अब जब इनकी सारी दिशाओं को हम ऐसे कल्पना करते हुए मिलाएंगे तो हमें एक ऐसी रेखा मिलेगी जो इसके उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के समाप्त होगी, या समाप्त नहीं होगी, दक्षिणी ध्रुव से इंटर करके फिर उत्तरी ध्रुव से बाहर निकल जाएगी। तो ऐसी ही काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी काल्पनिक रेखा को हम लोग चुंबकीय बल रेखा कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय बल रेखा कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। अब ये जो क्षेत्र रेखा होगी इससे हम दिशा कैसे निकालेंगे, तो चुंबकीय बल रेखा के, बल रेखा के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब इसके कुछ गुण जान लेते हैं कि इसके गुण क्या होंगे भाई। गुण में क्या क्या होगा, ध्यान से देखते हुए चलते हैं। पहला गुण ये होगा कि यह उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है। पुनः उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है। ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण इसका क्या होगा भाई, दूसरा गुण जो होगा, दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, काटती नहीं है। यह सिंपल वे में कहें तो प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, यह प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। नहीं करती है। यदि काटती है तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित होगी, दो दिशा प्रदर्शित होगी, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई, ये प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान से याद रख लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी आपके पेपर में पूछी जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, वहाँ क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है, वहाँ क्षेत्र रेखाएं
दूर दूर होती हैं। ठीक, ये हो गया। मीन्स अगर प्रबल होगा मैग्नेटिक फील्ड तो क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, बहुत क्लोज होंगी, एक दूसरे के पास पास में होंगी। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा यानी दुर्बल होगा, तो वहां पे क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, दूरी दूरी पर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में अगला इसकी प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है कि यदि क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र भी एक दूसरे के समानांतर होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। मतलब कि अगर ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं क्या हैं, ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं ये एक दूसरे के समानांतर हो जाएं, तो उस बार मैग्नेट से क्रिएट होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा या एक समान होगा। यूनिफॉर्म होगा या क्या होगा, एक समान हो गया। ये हो गया प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, चाहे वैद्युत बल रेखा की, चाहे चुंबकीय बल रेखा की या चुंबकीय क्षेत्र रेखा की प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाए, दोनों में से कोई ना कोई आपसे पूछा जाएगा। ठीक, थोड़ा सा इसका फिगर देख लेते हैं कि बाय द वे अगर फिगर भी आ जाए तो आप लोग कैसे बनाएंगे। फिगर के लिए थोड़ा क्या देखना है हमको, हम मान लेंगे कि हमारे पास में कोई बार मैग्नेट है, हम मान लेंगे कि हमारे पास में कोई क्या है, बार मैग्नेट। यह धारावाही प्रणालिका है, तो भाई ऐसे धारो घेरा बना। अब ये जो प्रणालिका है इसके चारों ओर हमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न हो जाएगा तो जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी कुछ ऐसे ही निकलेंगी। ये जो फोटो बनेगा ये आपका क्या हो जाएगा भैया, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। और ये कौन सा ध्रुव हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ पोल हो जाएगा। अब ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट होगी, ऐसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो क्या होंगी, क्रिएट होंगी। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ये जो है इस पे ये क्या होगा, एक दूसरे से ये मिलेंगे नहीं, थोड़ा दूर दूर रहेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया आपका फिगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसका चुंबकीय बल रेखा का। इसी को चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी कहते हैं। अगली हेडिंग है चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय गुण के आधार पर मीन्स कोई पदार्थ मैग्नेटिक फील्ड में अपना व्यवहार कैसा प्रदर्शित करेगा, उस व्यवहार के आधार पर हमको ये पता करना है कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, इसके आधार पर जो हमारे पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। और जो तीसरा होता है ये होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। तीन प्रकार के होते हैं भाई, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डायामैग्नेटिक
सबस्टेंसेस, इसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक, इसको क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक। तो ये तीन तरीके के होते हैं चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों के वर्गीकरण, या चुंबकीय व्यवहार के आधार पर। चुंबकीय गुण कहो और चाहे फिर ये गुण के स्थान पर आप क्या कह सकते हो, व्यवहार। यानी कि कोई पदार्थ मैग्नेटिक फील्ड में जिस टाइप का बिहेवियर करेगा उसी आधार पर जो हमारे पदार्थ होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। ठीक है। अब प्रतिचुंबकीय, प्रति का मतलब हो गया कि ये थोड़ा उल्टा व्यवहार कर रहा होगा। तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा आकर्षित या होंगे, वो क्या कहलाएंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से आकर्षित होंगे उन्हें क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। और ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से आकर्षित होंगे उन्हें क्या कहेंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। वन बाई वन सबकी डिफिनीशन लिखेंगे। क्या भाई, सबसे पहले था प्रतिचुंबकीय। इसकी परिभाषा क्या होगी, वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से, क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ के इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। ये हो गई भैया पहली परिभाषा। इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें तो एग्जाम्पल में हो गया चांदी हो गया, हीरा हो गया, जस्ता हो गया, बिस्मथ हो गया आदि। ये सब क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। ये सब क्या होते हैं भाई, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय कहने का मतलब ये ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से इनमें मैग्नेटिज्म का गुण आ जाता है। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इन पदार्थों के इस गुण को, जिसके कारण इनमें विपरीत दिशा में चुंबकित होने का गुण आता है, उसे क्या कहते हैं भैया, प्रतिचुंबकत्व कहते हैं या डायामैग्नेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, पैरामैग्नेटिज्म, जिसको अंग्रेजी हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ ये क्या होता है, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे भाई, इसकी परिभाषा में लिखेंगे वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर
चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में ध्यान दीजिएगा, वो विपरीत था, ये दिशा में है, मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं, मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। अनुचुंबकत्व कहते हैं। तो ये हो गया भैया फेरामैग्नेटिज्म, अनुचुंबकत्व हो गया। इसके एग्जाम्पल क्या है भाई? इसका जो एग्जाम्पल होगा सोडियम होगा, एल्युमिनियम होगा, प्लेटिनम होगा, मैग्नीज होगा, ऑक्सीजन होगा, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, etc। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब अनुचुंबकीय के बाद में हम लोगों को पढ़ना है लौह चुंबकीय। क्या पढ़ना है? लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ, ये क्या होगा? सेम एज इट इज परिभाषा लिखेंगे ताकि हमको याद करने में भी आसानी हो। वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थ का जो ये गुण होगा, इस गुण को क्या कहेंगे भाई? पदार्थ के इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं? लौह चुंबकत्व कहते हैं। ये हो गया लौह चुंबकत्व। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई? एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा। तो लोह है तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। इसका जो मेन एग्जाम्पल होता है, आयरन होता है, निकिल होता है, कोबाल्ट होता है, और लोहे का एक अयस्क होता है जिसको हेमेटाइट के नाम से जानते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट नहीं, मैग्नेटाइट, जिसका फार्मूला होता है Fe3O4 करके होता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल। जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये क्षेत्र की दिशा में, ये तो मामूली रूप से
चुंबकित हो रहा था, ये क्या हो जाएगा प्रबल रूप से, यानी कि स्ट्रांग, ज्यादा। जिससे प्रबल का मतलब क्या हो गया, मामूली के मतलब थोड़ा बहुत चुंबकित हो रहा था, अभी बहुत ज्यादा चुंबकित हो जाएगा, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। तो ये हो गया भैया चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय पदार्थों के संबंध में कुछ परिभाषाएं। 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 ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इनमें से कभी पेपर में एक आध परिभाषा पूछा भी जाता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं आपको बताते चलूंगा। एक एक लाइन की परिभाषा है, आराम से पढ़ते चलेंगे और उसी वक्त याद करते भी चलेंगे इन सारी परिभाषाओं को। जो पहली परिभाषा है वो है चुंबकीय प्रेरण। पहली जो परिभाषा है वो क्या है, चुंबकीय प्रेरण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको वेक्टर बी से डिनोट करते हैं। अब एक मजे की बात ये, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसी को यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, चुंबकीय प्रेरण नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है भैया, चुंबकीय प्रेरण नाम दिया गया है। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, चुंबकीय। अब ये जो चुंबकीय प्रेरण है, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, ये डिपेंड किसको करता है। जैसे आप लोगों ने गाउस थ्योरम से पढ़ा था, वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था। यहाँ पे सेम वैसे वैद्युत फ्लक्स में आपने क्या पढ़ा था कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के माप को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी क्षण चुंबक से, परिभाषा में क्या हो जाएगा, किसी चुंबकीय पदार्थ से, चुंबकीय पदार्थ से, किससे भैया, किसी चुंबकीय पदार्थ से होकर गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की के परिमाण को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व अथवा चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसे वेक्टर बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एक तो होता है टेस्ला, एक अथवा
न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, अथवा एक और इसका मात्रक होता है, एक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है भाई? एक जो अगला मात्रक होता है ये होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसका मात्रक हमें सीजीएस में लिखना हो तो सीजीएस में इसका मात्रक क्या होता है? गास होता है। सीजीएस में इसका मात्रक क्या होता है? गास होता है। ठीक, तो ये हो गई पहली परिभाषा, चुंबकीय प्रेरण। जो मैच खा रहे, जो क्या है भाई? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, या इसी को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के रूप में हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी दूसरी परिभाषा है वो क्या है? दूसरी परिभाषा है चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता है, इसको क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी भाई? ध्यान से इसको समझेंगे। इसको डिनोट करते हैं आई से, वेक्टर आई से डिनोट करते हैं। और क्या कहेंगे इसकी परिभाषा? ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन की परिभाषा है, बहुत इजी परिभाषा है, कोई कठिन भी नहीं है, समझते हुए चलेंगे। चुंबकन तीव्रता चुंबकन तीव्रता चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होती है। चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होती है। कहने का मतलब, इसको अगर हम आई से नोट करते हैं तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? चुंबकीय आघूर्ण को यम से डिनोट करते हैं, अवपान में आयतन क्या हो जाएगा? बी। एकांक आयतन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जहां यम चुंबकीय आघूर्ण, यम इज इक्वल टू क्या है भाई? चुंबकीय आघूर्ण, और बी इज इक्वल टू क्या है? आयतन। ठीक, तो चुंबकन तीव्रता आई बराबर क्या होती है? यम अपान बी होती है, यम अपान बी होती है, जहां यम क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। अगली परिभाषा यानी कि 3 नंबर पे जो परिभाषा है वो क्या है? तो 3 नंबर पे हमारा आता है चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता, इसको वेक्टर एच से डिनोट करते हैं। इसकी परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा कोई सिंपल परिभाषा, मतलब जैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअल में करते क्या है, जब हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र की तुलना करते हैं। ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र की तुलना करते हैं, और तुलना करने के बाद में हमको एक एक्सप्रेशन मिलता है। एक्सप्रेशन क्या मिलता है? ये जो एच है, एच इज इक्वल टू मिलता है चुंबकीय प्रेरण अपान म्यू नॉट और माइनस में आई। माइनस में क्या मिलता है? आई। ये एक एक्सप्रेशन मिलता है। इस एक्सप्रेशन में जहां हमारा एच क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एच क्या होता है भाई? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? चुंबकन क्षेत्र की
चुंबकन क्षेत्र की पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता, चुंबकन क्षेत्र की पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता चुंबकीय तीव्रता कहलाती है। चुंबकीय तीव्रता कहलाती है। चुंबकीय तीव्रता कहलाती है। इसे वेक्टर H से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर H से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हो गई चुंबकीय तीव्रता। यहाँ पे आप जानते हैं, अब यहाँ पे जो सिंबल प्रयुक्त हुए हैं, B क्या है, चुंबकीय प्रेरण है। चुंबकीय प्रेरण है। I क्या है, चुंबकन तीव्रता है। μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। तो ये हो गई हमारी तीसरी परिभाषा। अब हम लोग चलते हैं अगली परिभाषा पे। अगला क्या है, चुंबकशीलता है। अगला क्या है भाई, चुंबकशीलता। चुंबकशीलता क्या होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। इसको म्यू से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता उस पदार्थ के चुंबकीय प्रेरण वेक्टर B तथा चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात के बराबर होती है। कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हुआ कि ये म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर B अपान में वेक्टर H हो जाएगा। म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर B अपान में वेक्टर H हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया म्यू। ये क्या हो गया, म्यू। इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अगली परिभाषा 5 नंबर पे। 5 नंबर पे क्या है, सापेक्ष चुंबकशीलता। 5 नंबर पे हमारा है सापेक्ष चुंबकशीलता। इसकी परिभाषा क्या होगी भाई, एक लाइन की इसकी भी परिभाषा है। क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता, किसी पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता सापेक्ष चुंबकशीलता उस पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात के बराबर होती है। निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात के बराबर होती है।
निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात के बराबर होती है। ठीक, यानी कि यहाँ पे जो हमको रिलेशन मिलेगा म्यू आर रिलेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू अपान म्यू नॉट, म्यू अपान म्यू नॉट हो जाएगा। ठीक, ये वाला रिलेशन हमको मिलेगा। सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू अपान म्यू नॉट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देने योग्य बात क्या है कि ये जो हमारा म्यू आर होगा, क्या होगा, म्यू आर होगा, म्यू आर जो होगा इसके आधार पर हम पदार्थ का वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे म्यू आर लेस देन 1, म्यू आर ग्रेटर देन 1, और फिर क्या हो जाएगा म्यू आर मच एंड मच ग्रेटर देन 1। इतनी कंडीशन है, यानी कि म्यू आर का मान जब 1 से छोटा होगा, जब ये 1 से छोटा होगा तो ये हो जाएगा पदार्थ हमारा प्रतिचुंबकीय, पदार्थ क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। जब 1 से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। और सुनिए, जब 1 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, लौह चुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लौह चुंबकीय हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, MCQ में आपसे पूछा जा सकता है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली हेडिंग इसमें क्या आएगी, चुंबकीय सुग्राहिता अथवा प्रवृत्ति। अगली हेडिंग जो भी हो उसे हम क्या कहेंगे, चुंबकीय सुग्राहिता अथवा प्रवृत्ति, अथवा प्रवृत्ति। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, और इसको काई एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, काई एम से डिनोट करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी भाई, तो ध्यान दीजिएगा, किसी चुंबकीय पदार्थ की, चुंबकीय पदार्थ की सुग्राहिता अथवा प्रवृत्ति अथवा प्रवृत्ति वेक्टर I व वेक्टर H के अनुपात के बराबर होती है, अनुपात के बराबर होती है। ठीक, यानी कि जो काईएम हमारा होगा, काईएम इज इक्वल टू क्या होगा, I/H होगा। ये एक क्वांटिटी जो होगी बीमाहीन होगी, ये क्वांटिटी कैसी होगी, एक बीमाहीन क्वांटिटी होगी। और इससे हमको ठीक, ये जो क्वांटिटी दोनों की I और H की जो यूनिट होती है सेम होती है, इसलिए इसकी जो इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, एक बीमाहीन, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होगा। इसमें जब हमको कोई रिजल्ट मिलेगा तो एज अ नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, एज अ नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे एक रिलेशन आप लोगों को फाइंड करना है। रिलेशन किसमें किसमें फाइंड करना है, म्यू आर और काईएम में। म्यू आर और काईएम में आपको रिलेशन फाइंड करना है। म्यू आर तथा काईएम में संबंध, छोटा सा डेरिवेशन है, सीख लेते हैं आसानी के साथ में। कैसे सीखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, अभी हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई, ध्यान से देखिएगा। H इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है B/μ0 माइनस I। यहाँ से अगर हम देखें तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H प्लस I, H प्लस I, यानी यहाँ पे B/μ0 होगा। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0 H प्लस I हो जाएगा। H प्लस क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि काईएम बराबर क्या होता है, I/,
एच होता है, तो यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काई एम एच हो जाएगा। चलो तो इसको यहाँ पे यूज करते हैं, बी इज इक्वल टू हो गया म्यू जीरो एच प्लस काई एम एच। अब यहाँ से एच हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, एच क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो जब हम एच कॉमन करेंगे, अब हमको क्या मिल जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। अब ये क्या हो गया, 1 प्लस काई एम हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, काई एम हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और 1 मानने के बाद में हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, सिंस बी इज इक्वल टू होता है म्यू एच, बी इज इक्वल टू होता है म्यू एच, यहाँ पे रखेंगे म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम हो जाएगा, यहाँ पे एच भी होगा। इस वाले एच से ई वाला एच कैंसिल, इस म्यू नॉट को यहाँ ले आओ तो ये हो गया म्यू अपान म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, और इसी को कहते हैं म्यू आर, यानी म्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस में काई एम। यही आपका रिलेशन हो गया, ठीक है, किसमें, म्यू आर तथा काई एम में संबंध हो गया। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। अब इसमें बचा क्या है, थ्योरी ही बची है, जिसको आप लोग सेल्फ से पढ़ लीजिएगा, जैसे प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर क्या होता है, रसायन विज्ञान के आधार पर इनका वर्गीकरण कैसे किया जाएगा, ये कैसे डिफाइन किया जाएगा। आप लोग अपने मन से पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसकी भी विस्तृत जानकारी आपको आपके चैनल पर दी जाएगी। धन्यवाद।